मैं रजनीश शर्मा हाजिर हूँ आज यहाँ पर। संज्ञा एक टॉपिक है जिसको लेकर के, तो संज्ञा में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कितनी इसकी इम्पोर्टेंसी रहती है, कितने इसके क्वेश्चंस आते हैं और संज्ञा को पढ़ना पूरी हिंदी पढ़ने के लिए कितना आवश्यक है। तो आज हम यहाँ पर जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम संज्ञा है, जिसको मैंने आपको बताया इंग्लिश में से नाउन कहते हैं। और देखिए, इससे पहले आपको एक बात और बता दूं, संज्ञा पढ़ने से पहले भी हमने कुछ ऐसे टॉपिक को कवर कर रखा है, जैसे हमने यहाँ पर सर्वनाम और विशेषण को कवर कर रखा है, तो उनको आप पढ़ सकते हो। हालांकि मुझे वो सबसे पहले संज्ञा ही स्टार्ट करनी थी, लेकिन किसी वजह से, कुछ बच्चों की डिमांड की वजह से मैंने इसको स्टार्ट पहले कर दिया था और संज्ञा को आज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। लेकिन मैंने उस दिन सिर्फ संज्ञा को थोड़ा सा बेस 1-2 मिनट में बता दिया था और आज हम संज्ञा को यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। संज्ञा से किस तरह का प्रश्न आता है, संज्ञा होती क्या है और इसके कितने भेद होते हैं, सबको हम 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप में से किसी ने भी पिछले जो वीडियोस रहे हैं हमारे सर्वनाम या विशेषण से संबंधित, अगर उनको नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं। और देखिए, साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर हमने संज्ञा को अभी हम पढ़ने वाले हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण भी हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही ये संज्ञा वाला जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और कोशिश रहेगी कोई एक का टॉपिक अगर कोई और इसमें एडजस्ट करना चाहेंगे तो कर लेंगे। फिर मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो में आप सभी लोगों को ये जो 2-3 टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कम से कम ये 3 टॉपिक तो रहेंगे ही, इनसे संबंधित बहुत अच्छे प्रश्नों को हम यहाँ पर लेंगे। एक वो प्रश्न जो हमेशा पूछे जाते हैं और एक वो जिनकी आने की संभावना रहेगी, जिनमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो ऐसे जो एक्सरसाइज रहेगी, इस तरह के प्रश्नों को हम यहाँ पर लेंगे, उनको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज का जो टॉपिक यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ संज्ञा, और ये संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर हालत में आपका आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें आप आज लिख के रख लीजिए, कम से कम 2 प्रश्न आज की इस छोटी सी क्लास से, कम से कम 2 प्रश्न आज की इस छोटी सी क्लास से आपको जरूर आने वाला है, हर हालत में आने वाला है, किसी कीमत पे बचने वाला नहीं है। जो 37 क्वेश्चन के करीब आते हैं जेल पुलिस में, और या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम रिसेंटली हो सकता है, तो ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हर एग्जाम में, हर हालत में कम से कम 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम संज्ञा की अगर बात करें तो ये काफी पुराना सा शब्द है, सबको पता होता है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं संज्ञा क्या होता है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि संज्ञा जो है वो क्या है। वास्तव में अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो संज्ञा हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी हम यहाँ पर देखते हैं, किसी वस्तु को हमने देखा, किसी स्थान को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, या किसी फीलिंग को भी अगर हमने समझा है, तो ये सारी चीजें संज्ञा होती हैं। ऑल थिंग्स, ठीक है, सब की सब वस्तुएं संज्ञा होती हैं। जो कुछ भी हमें अपने आसपास दिखाई देता है सब कुछ संज्ञा है। अगर हम उसको रिटन में बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्या होता है। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर अगर हमने जैसे लिख करके छोड़ दिया था तो कुछ वस्तु, व्यक्ति और स्थान, भाव आदि के नाम को यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे वस्तुओं में आप क्या लेंगे, सपोज कीजिए जो मेरे हाथ में है पेन या मार्कर, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं। पेन, मार्कर, ये सब क्या है, वस्तु है। स्टूल हो गया, कुर्सी हो गई, ठीक है, शर्ट है, टी शर्ट है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वस्तुओं में आते हैं। आपका मेज हो गया, कुर्सी हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, संज्ञा है। और इसके बाद अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो किसी बच्चे का नाम ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए हमने मधुर ले लिया, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक नाम ले लिया संजीव, ठीक है, तो ये सभी क्या है, संज्ञा है। और साथ ही साथ अगर हम स्थान की बात करें तो स्थान में हमने अपने शहर का नाम ले लिया बदायूं, या हमने स्थान में लखनऊ का नाम ले लिया, तो ये, या फिर किसी छोटे से गांव का, किसी देश का, हम किसी का भी नाम यहाँ पर ले सकते हैं, वो सब के सब संज्ञा होते हैं। लेकिन अब इनका भी क्लासिफिकेशन हमें करना है। अभी भाव और बचा हुआ है। देखिए, भाव में हम किसको ले सकते हैं, भाव का मतलब होता है यहाँ पर फीलिंग, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल हम उसे महसूस करते हैं। तो जिसे हम महसूस करेंगे वो क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। तो फीलिंग जो होती है, फीलिंग में जैसे आता है आपका क्रोध, क्रोध क्या है, फीलिंग है। प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम कोई व्यक्ति नहीं है, प्रेम से मतलब है लव, यानी कि प्यार जो होता है।
तो ये सब क्या है यहाँ पर भाव रहेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा पेन मार्कर वस्तु है, मधुर, संजीव, ये दो बच्चों के नाम ले लिए, दो लोगों के नाम ले लिए, और यहाँ पर शहर का नाम ले लिया हमने, बदायूं या लखनऊ ले लिया, तो ये कोई स्थान हो गए। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्रोध और प्रेम, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा यहाँ पर ले रखी है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संज्ञा जो है, संज्ञा को दो मान्यताएं हैं इसकी। अगर इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो मान्यताएं हैं। एक तो ये कि हम प्राचीन मान्यता के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं कि कितने भागों में से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, और दूसरा है आधुनिक मान्यता के आधार पर। दूसरा क्या है? आधुनिक मान्यता के आधार पर। देखिए मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, लेकिन इसके बाद ये भी कि इस पे क्वेश्चन किस तरह का बनेगा वो कोशिश करूंगा। अगर आज का वीडियो लंबा नहीं हुआ तो आज ही बताऊंगा, अदरवाइज जो अगली वीडियो मैंने आपको बताई थी जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रश्न हम वहां पर लेंगे, और विद विकल्प जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको विद विकल्प वाले ही कराऊंगा, विकल्प वाले क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो देखिए प्राचीन मान्यता के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है, और उन 5 में से आप सबसे पहला, मतलब पहला दूसरा कोई भी चेंज कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक हमने जातिवाचक संज्ञा ले लिया, अगली हो गई व्यक्तिवाचक, इससे आगे आ जाएगा आपका भाववाचक, और उसके बाद एक हो गया द्रव्यवाचक, और एक हो जाएगा समूहवाचक। तो ये जनरली सभी लोगों ने पढ़ रखा होता है, लेकिन ये क्या है, प्राचीन मान्यता के आधार पर ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक मान्यता के आधार पर। तो देखिए आधुनिक मान्यता के आधार पर क्या होता है, संज्ञा जो होती है सिर्फ 3 प्रकार की होती है, और उन 3 प्रकारों में एक तो आपका होता है जातिवाचक। कौन सा होता है? जातिवाचक। अगला रहता है व्यक्तिवाचक, और तीसरा हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, अब देखिए एक बात से मैं आपको बिल्कुल बेफिक्र कर दूं कि किसी कीमत पर इस तरह का सवाल आपके लेवल पे नहीं आएगा कि प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है या फिर आधुनिक मान्यता के आधार पर कितने प्रकार की होती है। ये बस मुझे आपको बताना था, वो इसलिए बताना था क्योंकि आपने देखा होगा कई अलग अलग बुक्स में कभी 3 प्रकार की तो कभी 5 प्रकार की दे रखी होती है। मेरे ख्याल से जहां तक, मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनने वाला। आपको अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि संज्ञा जो है व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है और या फिर अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, अदरवाइज मैं यहीं पर बता देता हूं। ये देखिए मैंने आपको बताया अभी कि क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? व्युत्पत्ति का मतलब होता है उसका उत्पन्न होना। कोई जो शब्द है वो किस तरह से उत्पन्न हुआ है। तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें, व्युत्पत्ति के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर, तो बनावट के आधार पर जो होता है संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, और उन तीनों प्रकार को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एक होता है आपका यौगिक, एक होता है रूढ़, और एक होता है योग रूढ़। ठीक है, इन तीनों को डिस्कस करेंगे यहां पर। सबसे पहले देखिए यौगिक क्या होता है। यौगिक का मतलब होता है, यौगिक आप वैसे भी समझते होंगे यौगिक क्रिया होती है या यौगिक शब्द होते हैं। तो यौगिक शब्द क्या होता है वही हमें यहां पर समझना है। यौगिक का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर के बना होता है वो यौगिक होता है। लेकिन बात हम संज्ञा की कर रहे हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदों या संज्ञाओं या शब्दों से मिलकर के बना हुआ जो एक शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मतलब जो 2 या 2 से अधिक मिलकर के बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द की देखिए सीधी सी पहचान ये है, सबसे बड़ी संख्या होती है। यौगिक जो है इसकी सबसे बड़ी संख्या होती है, बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ब्रॉड आपको ये मिलेगा। उसके बाद आपको रूढ़ और यौगिक ये लिमिटेशंस हैं, इनकी थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन यौगिक सबसे ज्यादा होते हैं। तो यौगिक से मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रॉपर शब्द होने चाहिए, मतलब सार्थक शब्द होने चाहिए। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं, आपने संधि विच्छेद तो पढ़ा है, तो संधि विच्छेद मतलब जिस शब्द का संधि विच्छेद हो जाता है वो शब्द आपका क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, क्योंकि उसमें 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को ही हम लेते हैं, तभी वहां पर संधि हो पाती है। ठीक है, तो यहां से यौगिक आपने समझ लिया। अब यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए विद्यालय,
एक शब्द हो गया विद्यालय। इसी तरह से हजारों शब्द हैं, सूर्योदय, नीरज, पंकज, बहुत सारे शब्द हैं जिसके आप दो टुकड़े कर सके। लेकिन पंकज नहीं होगा, पंकज नीरज तो योग रूढ़ में आएगा, थोड़ा मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। लेकिन यहां पर दो चार चाहे तो और लिख दीजिए। सपोज कीजिए सूर्योदय, आपने सबने पढ़ा होगा कि इसमें गुण संधि होती है। विद्यालय हो गया तो एक आप शिवालय बोल सकते हैं, हिमालय बोल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, देखिए न्यून शब्द हो गया। तो ये सारे शब्द वो है जिसमें देखिए नी प्लस ऊन करके बनता है, ये तो न्यून हो गया। तो जहां पर आप दो टुकड़े कर सकें, जहां पर जिस शब्द का आप खंड खंड कर सकें या उसका संधि विच्छेद कर सकें, समझ लीजिए कि वो क्या कहलाएगा, आपका यौगिक शब्द कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूढ़ की। अब देखिए प्रश्न भी यहां से जब पूछा जाता है तो चार विकल्प दिए रहते हैं और कहा जाता है कि इन चारों में से कौन सा शब्द रूढ़ है। तो यहां पर क्या होता है कि एक तो आपका रट्टाफिकेशन काम करता है, जहां पर आपने एक शब्द को रट रखा है, ठीक है। और अगर रटा हुआ नहीं काम करता है तो वहां पर क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज होती है, आप उससे मतलब उसको आप टुकड़े करके देख सकते हो कि या फिर आप उसकी वर्ड को यूज करके देख सकते हो। ठीक है, तो शब्दों का यूज करके देखने से काफी हेल्प मिल जाती है। खैर वो सब प्रैक्टिस का एक पार्ट है, प्रैक्टिस में देखेंगे। और आने वाले टाइम में देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी खैर रिसेंटली कोई एग्जाम नहीं है, जैसे ही एग्जाम आएगा तो एग्जाम से पहले मैं आपको एग्जाम में आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, तो वो सारी चीजें भी मैं करीब एग्जाम से एक महीने पहले एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। इसके बाद देखिए रूढ़ शब्दों को अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो देखिए रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते। ठीक है, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं कर सकते, जैसे कि पेन, ठीक है, पैर, हाथ, थैला। आप देख रहे हैं कि ये वो शब्द है जिसको आप दो टुकड़ों में, दो या दो से अधिक टुकड़ों में नहीं लिख पाते हो। ये भले ये जरूरी नहीं है कि ये छोटा सा शब्द है, इसलिए कई बार बड़े बड़े शब्द भी ऐसे होते हैं जिनको हम दो या दो से अधिक टुकड़े नहीं कर पाते हैं, जो बिल्कुल खंड उनके नहीं होते, सार्थक खंड नहीं होते। जैसे कि आप इसको अगर तोड़ने की कोशिश करें तो हा प्लस था ऐसा तो होता नहीं है, ना ही पा प्लस रा कुछ पैर ऐसा भी नहीं बनता है। तो जैसे आपने हिमालय या शिवालय, सूर्योदय, इन सब का संधि विच्छेद कर लेते हैं, उस तरह से आप जो रूढ़ शब्द दिए हैं इनमें संधि विच्छेद नहीं हो पाता है। ठीक है, और देखिए अगर हम योग रूढ़ की बात करें तो ये जो होता है यौगिक और रूढ़ दोनों से मिलकर के बना होता है। देखिए रूढ़ को समझने के लिए एक बात मैं आपको और बता दूं, रूढ़ का मतलब क्या होता है। अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या होता है, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके दो गुणनखंड हम नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम किसी से नहीं काट सकते, मतलब उसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो यहां पर भी देखिए रूढ़ शब्द का मतलब भी यही हो गया कि यहां पर हम उस शब्द का टुकड़ा नहीं कर सकते। तो काफी इजी है इसको समझना। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है, उसके लिए देखिए यौगिक प्लस रूढ़, यहां पर क्या दिया है, यौगिक प्लस रूढ़ दे रखा है, मतलब यौगिक और रूढ़ दोनों से मिलकर के ये शब्द बनता है। अब देखिए ये बात कहने में और पढ़ने में, याद रखने में तो काफी ठीक है, लेकिन किसी शब्द को आप कैसे पहचानोगे कि इसमें एक यौगिक भी शामिल है और इसमें एक रूढ़ भी शामिल है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल रहता है, काफी मुश्किल रहता है कि आप किसी शब्द में ये बात पहचान पाए कि इसमें यौगिक और रूढ़ दोनों से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ एक आसानी ये रहती है कि इसमें वो सभी शब्द आते हैं जो आपके समास के अंतर्गत, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, जो एक पार्ट होता है समास का बहुव्रीहि समास, तो उसके अंतर्गत आने वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द सबके सब शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। तो अगर आप लोगों ने समास नहीं पढ़ा है तो हालांकि मैंने कोई बहुत अच्छा वीडियो नहीं है वो, मैंने एक रिकॉर्डेड क्लास को इस तरह से डाला हुआ है जहां पर एक पीडीएफ के थ्रू मैंने समझाया है। आप चाहें तो समास वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, यहां पर मैं लिंक दे दूंगा उसका, तो वहां से आप पढ़ लीजिए। और अदरवाइज आगे भी एक बहुत अच्छी क्लास बहुत जल्दी एक कंडक्ट होने वाली है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और नहीं किया है तो आज और अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो यहां से देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर अगर कभी पूछा जाता है तो संज्ञा कितने प्रकार की हुई, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़, यानी कि 3 प्रकार की हुई। तो इनके दो एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे एक शब्द आता है आपका लंबोदर, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हर जगह मिलता है, जहां भी आप बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे। और देखिए दशानन,
ये जरूर आता है, ये भी शब्द पूछा जाता है। दशानन शब्द आपको मिल जाता है, लंबोदर मिल जाता है, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे पंचवटी हो गया, ये भी मिल जाता है। हालांकि अपवाद होता है समास में, खैर वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें तो सिर्फ ये समझना है कि योग रूढ़ शब्द जो होते हैं कौन से होते हैं, इनके अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आपने अभी यहाँ पर यह पढ़ रखा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है। पता होगा आप में से कई लोगों को। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ये मैं पांचों प्रकार बता देता हूं और उसके बाद में एक एक करके डिस्कस करूंगा। इसमें एक तो आपका जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक को हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। और दूसरा होता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे आएगा आपका भाववाचक, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक यहां पर हम ले लेंगे तीसरा नंबर, जिसको इंग्लिश में आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आएगा आपका मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक। देखिए द्रव्यवाचक का एक दूसरा नाम भी होता है। द्रव्यवाचक को हम पदार्थवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन कहते हैं। और इसके बाद में एक रहेगा आपका समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे समूहवाचक, यानी कि यहां पर एक ग्रुप का बोध होगा। तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको यहां बता दूं, जातिवाचक का मतलब होगा जहां पर कोई एक विशेष जाति का बोध कराए। व्यक्तिवाचक का मतलब हो जाएगा जहां पर किसी एक प्रॉपर व्यक्ति की हम बात करें, जब हम बोले तो सीधा सीधा हम उसी को समझें, हमारा ध्यान वहीं जाए। और भाववाचक का मतलब होता है जिसमें फीलिंग्स आए। द्रव्यवाचक का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिस मटेरियल को हम किसी दूसरी चीज को बनाने में यूज कर सकें। ठीक है, और समूहवाचक में एक से अधिक लोगों का ग्रुप जो होता है उसको हम यहां पर समूहवाचक कहेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला हमने यहां पर ले रखा है जातिवाचक। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिए। अगर जातिवाचक आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए कि उसी का छोटा सा एक हिस्सा रहेगा प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक जो रहेगा वो जातिवाचक से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आप जातिवाचक संज्ञा को पढ़ लीजिए। देखिए जातिवाचक संज्ञा की जो डेफिनेशन दे रखी है, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया है कि जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका जरा मतलब समझिए क्या है। जैसे मैंने यहां पर लिया हुआ है पर्वत, तो पर्वत से मतलब है कि पर्वत एक जाति है। पर्वतों में बहुत सारे पर्वत होते हैं, इनमें से एक आपका हिमालय पर्वत भी होता है। तो पर्वत जो है बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम ऐसे इजीली नहीं बता सकते कि कितने हैं। तो पर्वत बहुत सारे हो गए, या चौराहा तो हर शहर हर गांव में बहुत सारे होते हैं। तो चौराहा जो है, चौराहे का मतलब क्या होता है? चौराहा का मतलब है कि जहां पर 4 तरफ से रास्ते आकर के मिल जाते हैं। देखिए चौराहा जब आपने देखा होगा तो कुछ इस तरह का भी मिलेगा, और हो सकता है कभी ऐसा मिले, और कभी कभार चौराहा ऐसा भी मिलता है। तो चौराहे का मतलब क्या है? चौराहे से मतलब होता है कि जहां पर 4 रास्ते आकर के मिल जाते हैं वो चौराहा होता है। तो चौराहे की अपनी एक जाति हो गई, पूरी जाति को बोध करा रहा है। और उसकी क्वालिटी हुई कि वो हमेशा क्या होगा, वहां पर 4 रास्ते आकर के मिल रहे होंगे, बस वो चौराहा होगा। और कोई चौराहे का कोई दूसरा ऐसा रूप नहीं होता है। बस यही एक रूप है कि जहां पर पतले हो या चौड़े हो, लेकिन 4 रास्ते आकर के जहां मिलते हैं वो चौराहा कहलाता है। पर्वत का मतलब हुआ, पर्वत एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो आपका ग्राउंड एरिया होता है वहां से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ जो एरिया होता है, हम उसको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं, जो पहाड़ी टाइप का जो रहता है। और देखिए शहर का मतलब क्या हुआ? शहर एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक व्यवस्थित टाइप से मकान बने होते हैं, व्यवस्थित तरीके से सारे रास्ते होते हैं, कुछ वहाँ की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। एक एरिया ऐसा होता है मार्केट का कि इस एरिया में बर्तनों की दुकानें रहेंगी, इधर गोल्ड की दुकानें रहेंगी, यहाँ कपड़ों की दुकानें रहेंगी। तो कुछ इस तरह का शहर होता है।
तो शहर का अपना एक हुलिया होता है और उस हुलिये को जो हुलिये के अकॉर्डिंग जो शहर बसा होता है, जो भी जगह बसी होती है, हम उसको क्या कहते हैं? शहर कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें लड़का, तो लड़का क्या होता है? किसी को भी देख करके आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि लड़के का अपना एक हुलिया है। लड़का क्या होता है? छोटे छोटे बाल रखता है, मतलब नॉर्मली, मैं 100% नहीं कह रहा क्योंकि आजकल कुछ भी होता है। तो ऐसे टाइम पे बहुत से बच्चों ने, लड़कों ने भी ऐसे बाल कर रखे होते हैं कि वो समझ ही नहीं आते हैं लड़के हैं या लड़की हैं। और सपोज कीजिए किसी ने मूछें नहीं रखी हुई हैं, किसी ने मूछें रख ली हैं, तो ये एक लड़का जो होता है, लड़के का मतलब होता है कि जो 15 से 20 साल के आसपास की एज का जो बच्चा होता है, लड़का व्यक्ति होता है, हम उसको क्या कहते हैं? लड़का कहते हैं। या और छोटे वाले को भी कहेंगे, लड़का तो लड़का ही होता है, लेकिन लड़के का अपना एक हुलिया होता है कि वो पैंट, शर्ट, पाजामा कुछ इस तरह का पहनेगा, वो कभी सलवार कुर्ता नहीं पहनता, वो कभी फ्रॉक नहीं पहनेगा। ठीक है, तो अब ये मत कहिएगा कि हमारे पड़ोस में एक है छोटा सा बच्चा, उसको कुछ पहना देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लड़के से मतलब क्या है कि लड़का वो होता है जो अपनी एज के अकॉर्डिंग, उसकी दाढ़ी मूछें भी निकलती हैं, उसका अपना एक बॉडी का एक अपना अलग तरीके से मेंटेन वो करता है। तो लड़के जो होते हैं सभी लगभग एक जैसे होते हैं, शकल थोड़ी सी अलग, रंग रूप ये थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन लड़का तो लड़का होता है। इसी तरह से लड़की। और देखिए स्कूल, स्कूल क्या होता है? भले ही मेरे शहर में स्कूल हो या आपके शहर में स्कूल हो, स्कूल जो भी होगा वहां पर हर हालत में टीचिंग ही होती है। वहां पर विद्यार्थी आते हैं, स्कूल में एक प्रिंसिपल साहब होते हैं, वहां के स्कूल में टीचर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, प्रेयर का स्थान होता है, ग्राउंड होता है जहां पर बच्चे खेलते हैं, वहां इंटरवल भी होता है जुलाई में, या अब तो नया सेशन स्टार्ट हो गया है और इस समय कोविड-19 की वजह से सारे सेशन की ऐसी तैसी हो गई है। तो अप्रैल से एक सेशन स्टार्ट होता है जहां से बच्चों को मार्कशीट्स मिलती हैं। तो एक अपना हमारा जो औपचारिक शिक्षा होती है, वो एक जगह होती है औपचारिक शिक्षा के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं, जहां पर हम क्लास से प्रमोट होते हैं। ठीक है, 3rd क्लास वाला 4th में आता है, 1 साल बाद एनुअल एग्जाम होते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है स्कूल का। क्या स्कूल वाला प्रोसेस किसी के घर में भी होता है क्या? क्या स्कूल वाला जो प्रोसेस है वो किसी हॉस्पिटल में भी होता है? नहीं होता है। तो स्कूल का मतलब स्कूल होता है, आप स्कूल का एक हुलिया आप समझ गए होंगे कि स्कूल में क्या होता है। जब वहां बच्चा एक एडमिशन लेता है, नेक्स्ट ईयर वो किसी दूसरी क्लास में प्रमोट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। और नदी क्या होती है? अगला देखिए, हमने नदी लिया हुआ है यहाँ पर। तो नदी क्या है? मैं इतने बहुत सारे नाम इनको मैं डिस्कस कर रहा हूं, इन्हीं की जरूरत, मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक में इनकी जरूरत पड़ेगी। नदी क्या है? देखिए, नदी का मतलब होता है जहां जो पानी निकल रहा होता है, जो नदी होती है, तो किसी एक जगह से उसका उद्गम होता है और किसी एक जगह जाकर के वो किसी दूसरी नदी, किसी दूसरे सागर, महासागर में जाकर के मिल जाती है। तो वो उसको हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो नदी का मतलब होता है जहां पर पानी प्रवाहमान होता है, जहां पर पानी चलता हुआ होता है, एक जगह से निकलता है दूसरी जगह जाता है, बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। तो नदियों में बहुत सारे नाम हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, सतलज है, बहुत सारी नदियां हैं, कोशी, गंडक। तो इस तरह से अब देखिए, लड़कों में बहुत सारे नाम हो सकते हैं, स्कूलों में आप किसी स्कूल का नाम ले सकते हैं, शहर में किसी शहर का नाम ले सकते हैं, चौराहे में भी देखिए आपको पता है अटल चौक, दिनेश चौक, इस तरह के बहुत सारे चौक बने हुए हैं। तो कोई स्पेशल चौक जो होता है, चांदनी चौक, सबने सुना होगा। तो इस तरह के कोई भी स्पेशल हम नाम ले देते हैं तो ये इसमें आएगा। लेकिन ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये सारे के सारे नाम जो है ये किस में रहेंगे? जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, हॉस्पिटल की बात करें तो अस्पताल में क्या होता है? वहां एक पेशेंट जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, सही होकर के घर वापस आ जाता है। तो इस तरह से, और कई बार नहीं भी आते हैं। तो अस्पताल जो है, अस्पताल का मतलब हुआ जहां पर एक रोगी वहां जाता है और इसके अलावा कोई शॉपिंग करने अस्पताल में नहीं जाता। ठीक है, गांव की बात करें तो गांव में किसी गांव का नाम ले दीजिए, क्या नाम हो जाएगा? एक पगलापुर था, पागलपुर गांव था, कौन सा था? एक मूवी भी बनी थी इस पे, पगलापुर था शायद, बदलापुर था, अच्छा बदलापुर था, चलिए ठीक है, हाँ ये बात अच्छी हुई, बदलापुर था। चलिए, मुझे तो याद भी नहीं रहा, कोई नहीं। अब देखिए, यहां पर आपने अभी जातिवाचक संज्ञा को पढ़ा। जातिवाचक से मतलब होता है उसके जैसे और बहुत सारे हों। जैसे हम शर्ट, अगर हम बोले शर्ट, तो शर्ट भी जातिवाचक है, क्योंकि शर्ट में भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं कि ये इस टाइप की चाइनीज कॉलर, ये जवाहरलाल नेहरू पहनते थे उस टाइप का, ये मोदी कट है, ये है। तो इस तरह से बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, खड़ा कॉलर, शॉर्ट कॉलर। तो शर्ट जो है, शर्ट भी क्या होती है? वो भी जातिवाचक में आती है। अब देखिए, जातिवाचक के बाद में हम यहीं पर अभी सीखेंगे क्या सीखेंगे? यहां पर व्यक्तिवाचक।
देखिए जो टाइम यहां पर लग गया, अब इतना टाइम नहीं लगेगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। व्यक्तिवाचक में क्या होगा, जैसे अभी हमने जातिवाचक में बहुत सारी चीजें आपको बताई, अगर उन्हीं में से हम किसी का नाम ले लें, जैसे नदी बोला हमने, अगर नदियों में हम गंगा बोल दें तो समझ लीजिए कि वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा इसमें। जैसे देखिए व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरे ना हो, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा मोहन आज मोहन नहीं आया, तो समझ लीजिए कि हम जिस जगह बात कर रहे हैं वहां पर हम कौन से मोहन की बात कर रहे हैं, वहां पर हम हमेशा बात कर रहे हैं उस मोहन की। वैसे बहुत सारे मोहन हैं, लेकिन जिस मोहन की हम बात कर रहे हैं, मतलब जिस जगह हम बात कर रहे हैं, तो हमारा सीधा सा मतलब होता है कौन सा वाला मोहन है, तो ये वहां पर पता चल जाता है। जैसे आपने एक लड़का शब्द सुना होगा, कभी आप दुकान पे कहीं जाते हैं तो वहां दुकान का मालिक बोलता है आज लड़के आए नहीं है, तो लड़के नहीं आए, हालांकि लड़के तो बहुत सारे हैं, इतने सारे लोग हैं, लड़के ही लड़के होते हैं, लड़कियां हैं, आदमी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहता है आज लड़का आया नहीं है, तो उनका मतलब होता है उस लड़के से जो उनके यहाँ काम करने आता है, उस लड़के से उनका मतलब होता है। ठीक है, तो मेरा मतलब है यहाँ पर किसी व्यक्ति का जब हम नाम लेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पर एक जगह पर हम बैठे हुए हैं, वहां पर हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, हमने कहा पवन, सचिन, आज सचिन नहीं आ रहा है, तो हम सचिन तेंदुलकर की बात नहीं समझेंगे, क्योंकि हम अपने घर में अगर बैठ के बात कर रहे हैं तो हम सचिन को थोड़ी सोचेंगे, हम उसे जानेंगे जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनका नाम सौरभ होता होगा, ठीक है, लेकिन जब हम किसी क्लास में बात करेंगे तो हम कहेंगे आज सौरभ सर नहीं है, इसका मतलब हम उन सौरभ सर की बात कर रहे हैं जो इस क्लास को टीच करते हैं, जो इस क्लास को पढ़ाते हैं। तो हमारे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं जिनको मैं ये बात बता रहा हूं, कम से कम वो तो समझ ही जाएंगे कि हम कौन से सौरभ सर की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पर देखिए नदियों में जैसे हम गंगा नदी कह सकते हैं, तो जो गंगा नदी है वो कभी यमुना नहीं हो सकती, और जो गंगा नदी है वो कभी सतलुज या ब्रह्मपुत्र नहीं हो सकती, तो ये एक फिक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम पर्वत की बात करें तो देखिए हमने हिमालय बोल दिया, हिमालय पर्वत, या चौराहे की बात करें तो हमने एक चौराहा बोल दिया, सपोज कीजिए पथिक चौक। ठीक है, क्या बोला, पथिक चौक, तो ये पता चल जाएगा कि किस पथिक चौक की बात हो रही है, ये किसी शहर में होगा, जहां भी ये हमारे शहर में है। या हमने किसी शहर का नाम बोल दिया बदायूं, या हमने पटना बोल दिया, या किसी देश की हम बात करें तो देश क्या होता है, देश अगर हम देखें तो देश क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है देश, क्योंकि देश क्या होता है, देश वो होता है जो पूरे एरिया को रूलिंग के लिए एक पार्टी इसमें बनती है, वहां पर उसको रूल करने के लिए सारे नियम होते हैं, अपना एक संविधान होता है, अपने नियम कायदे कानून होते हैं, वो एक देश होता है। देश जो होता है कई राज्यों से मिलकर के बनता है, राज्य डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बनते हैं, तो इस तरह का एक प्रोसेस होता है। लेकिन हम देश में अगर अपने सुंदर से भारत की बात करें, भारत हमने बोल दिया, या कोई और देश बोल दिया, नेपाल, इस तरह से हम किसी भी देश की बात करेंगे, किसी स्पेशली, क्योंकि भारत कभी नेपाल नहीं हो सकता, नेपाल कभी भारत नहीं हो सकता, तो इस तरह से हम किसी एक की बात जहां करेंगे वहां पर ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और साथ ही साथ और भी कुछ शब्द थे जो मैंने यहां पर लिए थे, जैसे सपोज मैंने स्कूल लिया था, अब स्कूल की जगह हम क्या कहेंगे, सपोज हमने बोल दिया शिव देवी विद्या मंदिर की हमने बात की यहां पर। ठीक है, शिव देवी विद्या मंदिर, तो ये हम किसी जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वो स्कूल कोई एक प्रॉपर होगा जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्यक्तिवाचक क्या होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जातिवाचक में अगर आपने ठीक से समझ लिया है तो जातिवाचक से ही आप व्यक्तिवाचक को समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब बात आती है अगली जो संज्ञाएं हैं, जैसे हम यहां पर भाववाचक को समझ लें। भाववाचक, तो आप थोड़ा सा इसको बस समझ लीजिए, बाकी इससे रिलेटिव जो अगला वीडियो रहेगा डेफिनेट आपको बता रहा हूं, भले ही वो वीडियो लंबा हो या छोटा हो, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर रहेंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा उसको बनाने के लिए। देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसे महसूस करते हैं, तो ऐसी जो संज्ञाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, भाववाचक कहलाती हैं। और देखिए ये वीडियो जिस दिन भी अपलोड किया जा रहा है उसके बाद हम जब उस वीडियो को बना लेंगे, जो वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि इससे क्वेश्चंस जो किस तरह के बनते हैं उनको मैं बनाने वाला हूं,
तो उसका जिस दिन भी बनेगी तो उसी दिन हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर इसका लिंक दे देंगे। तो हो सकता है आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं आप यहाँ पर लिंक है या नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर लिंक है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो देखिए भाववाचक में क्या होगा, जैसे प्रेम जिसको हम महसूस करते हैं, प्यार, ठीक है। क्रोध, आपने कभी क्रोध देखा है? कोई कहेगा नहीं मैंने तो देखा है क्रोध, पिताजी को बहुत जल्दी आ जाता है। तो आपने क्रोध नहीं देखा, आपने क्रोधित व्यक्ति यानी अपने फादर को क्रोध करते हुए देखा, क्रोधित देखा आपने क्रोध नहीं देखा है, ठीक है। तो आपने प्यार भी नहीं देखा, आपने प्यार को महसूस करा है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं इनको आप समझिए। देखिए एक शब्द है बुढ़ापा, आपने बुढ़ापा भी नहीं देखा। आप सोचेंगे सर अभी हम कैसे देख लेंगे, अभी तो हमारी उम्र 20-25 साल हुई है, तो अभी हम बुढ़ापा कैसे देख लेंगे। तो आपने जवानी भी नहीं देखी है, आप सिर्फ जवानी को महसूस कर रहे हैं, जवानी नहीं देखी है। अगर किसी ने जवानी देखी हो, अगर किसी ने बचपन देखा हो तो जरा बता दो मुझे कितना वजन होता है बचपन में, बचपन का कितना वजन होता है, बचपन कितना सुंदर होता है, बचपन गोरा होता है, काला होता है, कैसा होता है, आप नहीं बता सकते। कैसी आकृति होती है तो आप नहीं बता सकते उसको। तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, क्रोध, प्यार, प्रेम, ये सब क्या है, इनको आप सिर्फ महसूस करते हो, और अगर इन्हें आप महसूस करते हो तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जरा बताइए मिठास, किसी ने मिठास देखी है क्या? आपने मिठाई सबने देखी होगी, मिठाई के भी अपने अलग अलग रूप होते हैं, बर्फी हो गया, पेड़ा हो गया, लड्डू हो गया, ये सब मिठाइयां हैं, लेकिन आपने मिठास को नहीं देखा होगा। आपने मिठास को केवल फील किया होगा, आपने सिर्फ मिठास को फील किया होगा। जब भी आप कुछ खाते हैं पीते हैं तो आप कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मीठा है ये, तो आप मिठास को महसूस करते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही देखने से नहीं बता देते कि इस चाय में बहुत ज़्यादा मीठा है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, आप सिर्फ उसे फील करते हैं। चलिए ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा अगर हो गई है तो यहां पर हम बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक की। किसकी बात करते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। और देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, द्रव्यवाचक का मतलब मैंने आपको बताया था मटेरियल नाउन, यानी कि जहां पर एक से अधिक, मतलब कुछ ऐसी चीजें जहां से हम उनको रूपांतरित कर सकें, जिनसे हम कुछ और बना सकें। तो ये जो होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये ठोस अवस्था में होता है, मतलब कठोर होता है, और इसके बाद ये एक लिक्विड में भी होता है, और साथ ही साथ ये गैसीय अवस्था में भी होता है, ठीक है। 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। तो देखिए ठोस में क्या क्या आएगा। ठोस में जैसे आप कह सकते हो सोना, चांदी, ठीक है, लोहा भी आएगा, पीतल भी आ जाएगा। तो ये सभी जो चीजें हैं ये किस में आएंगी? ठोस में आएंगी। लकड़ी भी आ जाएगा यहाँ पर, तो ये मटेरियल हो गया लकड़ी, लकड़ी भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि लकड़ी से भी आप बहुत सारी चीजें बना लेते हो। अब देखिए लिक्विड में क्या आएगा? दूध, पानी, तेल, घी भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो रहेगा आपका लिक्विड में रहेगा। और गैसीय अवस्था में क्या होता है? धुआं, और क्या आता है? हाँ देखिए सारी गैसेस जो होती हैं आपकी, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सभी जो भी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कुछ भी जो होता है, जितनी भी गैसेस हैं वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। और देखिए जो आपका धुंध होती है ना, कोहरा टाइप का जो होता है, वो भी गैसीय अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो मिश्रण होता है उस वहां पर भी गैस होती है। तो जो धुआं जैसा होता है उसमें क्या रहेगा? वो गैसीय अवस्था में रहेगा। मतलब जो पॉल्यूशन आप देखते हो कभी कभार बहुत ज्यादा धुंध जैसी फील होती है। धुंध से मतलब मिट्टी से नहीं है मेरा, डस्ट से मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा रहता है जहां पर आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि दिल्ली में कुछ इस तरह की पोजीशन हुई है, वहां पर वातावरण कुछ ऐसा हो गया है जिसमें बहुत ज्यादा गैसों का प्रभाव है, तो उस वजह से वहां पर रहना मुश्किल हो रहा है। कई बार ऐसा फील होता है, कई बार पता होगा आपको, आपने देखा होगा, सुना होगा आपने। तो यहाँ पर गैसीय अवस्था में ये सारी चीजें आएंगी। अब देखिए द्रव्यवाचक अगर आपने समझ लिया है तो एक अंतिम इसमें और बचा हुआ है, बस उसको और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखिए समूहवाचक एक बचा हुआ है यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन। तो समूहवाचक में क्या क्या आ जाएगा? समूहवाचक का देखिए मतलब क्या हुआ? जहां पर एक ग्रुप होता है, मतलब जिसमें एक से अधिक लोग होते हैं, उसको हम समूह कहेंगे। और समूहवाचक में जैसे समिति, समिति क्या होती है? समिति में कभी एक व्यक्ति नहीं होता। जब भी हम कहेंगे कि समिति ने ये डिसाइड किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कई लोग थे, ठीक है। तो कभी भी समिति अकेली नहीं होती,
कभी भी टीम अकेली नहीं होती, ठीक है। सभा, पार्टी, दल, सेना, टुकड़ी, टुकड़ी जानते हैं, टुकड़ी भी दल होता है, सेना की टुकड़ी होती है, या मंडली, मंडली होती है ना, कहते हैं भक्त मंडली, या दूसरी मंडलियां जैसे गायन मंडली होती है, गाने वालों की मंडली। तो अकेला व्यक्ति जो होता है वो मंडली नहीं बनाता, मंडली हमेशा ज्यादा लोगों से होती है, कई लोग होते हैं उसमें इकट्ठे होते हैं। अब एक शब्द होता है आपका ऑर्केस्ट्रा, आप सभी लोगों ने सुना होगा इसको। ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है? हो सकता है ऑर्केस्ट्रा आप गलत समझते हो। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? देखिए, ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझने की कोशिश करिए। ऑर्केस्ट्रा वास्तव में क्या होता था और लेकिन आज के टाइम हम किसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं वो चीज समझिए। देखिए, जैसे बहुत पहले की बात, जब ये ऑर्केस्ट्रा जो आज के टाइम जहां आपका दिमाग जा रहा है, एक बहुत बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्टिक्स होती हैं, उनसे उसको ऑपरेट किया जाता है, बजाया जाता है, कई तरह की ध्वनियां निकलती हैं, तो आज आप उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। और लेकिन वास्तव में ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है, जहां पर ढोलक, चिमटा, मजीरा या नगाड़ा, इस तरह की सारी ध्वनियों को जहां पर हम, या हारमोनियम हो गया, सितार, वीणा, ये सभी चीजें, तो इन सब की ध्वनियों को मिक्स जहां पर करते थे, इन सभी चीजों का, सभी इंस्ट्रूमेंट का जो ग्रुप था और उसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता था। किसको ऑर्केस्ट्रा बोला जाता था? जहां पर सभी जो तबला वगैरह, ढोलक, मजीरा, इन सबको मिला करके जो एक इनका ग्रुप बनता था, इंस्ट्रूमेंट का, सभी यंत्रों का जो ग्रुप था और उसको ऑर्केस्ट्रा बोला जाता था। लेकिन अब आज के समय में किसी एक इंस्ट्रूमेंट ने सबकी जगह ले रखी है, तो आज हम उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। लेकिन ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है वास्तव में कई इंस्ट्रूमेंट का, कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो ग्रुप होता है उसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, तो आपने ऑर्केस्ट्रा समझ लिया है। इसके अलावा देखिए, कक्षा, कक्षा आप किसको कहते हैं? कक्षा आप उसे कहते हैं जहां पर एक से अधिक बहुत सारे छात्र होते हैं, उसको हम कहते हैं ये क्लास है। ठीक है, कभी एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो कभी उसको क्लास नहीं कहता, उसको कभी क्लास नहीं बोला जाएगा। क्लास का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। भीड़, अगर कोई व्यक्ति अकेला घूम रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये भीड़ लगी हुई है। भीड़ का मतलब होता है जहां पर अलग अलग पर्पस वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पर हम कहते हैं कि ये भीड़ है। कोई सब्जी लेने जा रहा है तो कोई कपड़े लेने जा रहा है, कोई किताबें लेने जा रहा है, तो कोई ऐसी फालतू घूम रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, जहां पर अलग अलग पर्पस के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम भीड़ कहते हैं। ठीक है, और कभी कभार एक आपने स्पेशल भीड़, हालांकि वो हिंदी में उसका सवाल नहीं बनता, इंग्लिश में बनता है, एक वर्ड होता है मॉब। मॉब ये भी आपका संज्ञा में ही आता है, लेकिन मॉब जो होता है ये भी एक तरह की भीड़ होती है, लेकिन ये वो भीड़ नहीं होती जो आप मार्केट में अक्सर देखते हैं। मार्केट वाली जो भीड़ है उसको हम मॉब नहीं, उसको हम क्राउड कहते हैं। जबकि मॉब जो होता है ये क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, जहां पर अलग अलग पर्पस के लोग होते हैं वहां तो हम क्राउड कहते हैं, भीड़ कहते हैं, लेकिन जहां पर सबका पर्पस एक हो, जैसे जुलूस, तो जुलूस में सभी का पर्पस एक होता है, क्योंकि जितने लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं उन सबका पर्पस एक होता है। वो किसी एक खास वजह से इकट्ठे होते हैं। सपोज कीजिए कांवड़ यात्रा के लिए कुछ लोग जा रहे हैं तो आप उसको मॉब कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उन सबका पर्पस क्या है कि वहां उनको जाना है, गंगा जल लेकर के मंदिर तक वापस आना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉब कहेंगे, क्योंकि उन सभी का पर्पस एक होता है, एक वजह से, किसी एक खास काम के लिए वो सब लोग जा रहे होते हैं। तो उस तरह के जो शब्द होते हैं, जुलूस हो गया या कांवड़ यात्री वगैरह जो है, तो इन सबको हम क्या कहेंगे? मॉब कहेंगे। हालांकि हिंदी में ऐसा प्रश्न नहीं बनता है। तो देखिए, आपने आज क्या पढ़ा यहाँ पर? आपने आज, मैं एक बार दोबारा से बहुत छोटी सी टाइम लेकर के, थोड़ा सा समय लेकर के मैं बता दूं। आपने भी संज्ञा पढ़ी और संज्ञा में आपने पढ़ा था कि प्राचीन मान्यताओं के आधार पर ये 5 प्रकार की होती है और आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से ये 3 प्रकार की होती है। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा था कि संज्ञा जो है उसको अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, जिसमें संज्ञा आपने 3 प्रकार की पढ़ी थी। इसमें यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ पढ़ा था। सब याद आ रहा होगा आपको क्या क्या पढ़ा है आपने। और इसके बाद हमने अर्थ के आधार पर भी इसको पढ़ा था, जिसमें 5 प्रकार की संज्ञा बताई गई थी। उन 5 प्रकारों में आपने जातिवाचक पढ़ा, व्यक्तिवाचक पढ़ा, भाववाचक पढ़ा और कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये सब कुछ आपने पढ़ा था।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये क्लास आपको ठीक लगी है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे अगले और जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय से मिलते रहें।